हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने डाईहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया था मेंडल का। वहाँ पे एक बात साफ साफ बोली गई थी, हमने डिस्कस भी की थी कि मेंडल ने ये बोला कि दो जीन आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे अगर वो अलग अलग मौजूद हैं। तो मतलब अगर काफ़ी डिस्टेंस पे हैं तो वो एक दूसरे के कैरेक्टर पर प्रभाव नहीं डालेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो उनकी थ्योरी थी वो उसी के अकॉर्डिंग थी कि जो जीन्स हैं वो एक दूसरे पे प्रभाव नहीं डालते, एक दूसरे के एक्सप्रेशन पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात की जाए, ये मेंडल की थ्योरी देने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन जैसा भी कुछ होता है। मतलब ऐसे भी कोई जीन होते हैं जो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं। मतलब एक जीन एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित करेगा कि वो एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन वो जीन होते हैं जो किसी क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पे मौजूद हो सकते हैं, अलग अलग लोकाई पे मौजूद हो सकते हैं, और फिर भी वो किसी एक कैरेक्टर के लिए ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और उस एक कैरेक्टर के लिए उन दोनों जीन का या दो से अधिक जीन का एक्सप्रेस होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेस नहीं होता है तो वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। अब इसको समझो थोड़ा, जैसे कि एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे एक जीन मौजूद है, यहाँ पे जीन मौजूद है P। ठीक, यहाँ पे एक जीन मौजूद है C। तो मेंडल ने क्या बोला था, जब इतने डिस्टेंस पे जीन मौजूद हो तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ये एक दूसरे पे प्रभाव नहीं डालेंगे। ठीक है, बट कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात ये है कि P और C एक ही कैरेक्टर के लिए, P और C एक ही कैरेक्टर के लिए, फॉर एग्जांपल कलर के लिए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि P और C जब दोनों डोमिनेंट फॉर्म में रहेंगे तभी कलर एक्सप्रेस होगा। अगर P और C में से कोई एक भी रेसेसिव हो जाता है तो ये जो कलर एक्सप्रेस होने वाला है वो नहीं होगा। अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, बट इतना आप याद रखो कि अगर दो जीन हैं अलग अलग लोकस पे मौजूद है, इवन अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद है, C यहाँ पे छोड़ो, C यहाँ पे मौजूद है, तब भी ये दोनों एक ही कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, ये एक ही कैरेक्टर ये शो करने वाले हैं, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर P नहीं रहेगा तो C कोई काम का नहीं है, अगर C नहीं रहेगा तो P किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप कि कलर के लिए अगर ये कोड कर रहे हैं तो P और C दोनों का डोमिनेंट फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। इस चीज़ को, इस बात को एकदम अच्छे से आप मन में बिठा लो कि वैसे दो जीन भले ही वो एक क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पे मौजूद हो या फिर वो दो अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद हो, किसी एक कैरेक्टर के लिए वो एक्सप्रेस होते हैं तो वो दोनों जीन का होना डोमिनेंट फॉर्म में ज़रूरी है उस कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने के लिए। अगर उन दोनों में से कोई एक जीन भी नहीं मौजूद हुआ या उन दोनों में से कोई एक जीन भी रेसेसिव फॉर्म में हुआ तो वो कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस होगा, वो कैरेक्टर शो नहीं होगा। अब यहाँ एग्ज़ाम्पल पे हम गौर करते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, एग्ज़ाम्पल में हम लेते हैं यहाँ पे लेथायरस ओडोरेटस का एग्ज़ाम्पल। लेथायरस ओडोरेटस जिसको हम स्वीट पी बोलते हैं। ठीक है, लेथायरस ओडोरेटस का एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ स्वीट पी। ठीक, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे स्वीट पी की अगर हम बात करें तो इसके फ्लावर में दो कलर मिलते हैं। स्वीट पी की अगर हम बात करें तो इसका फ्लावर जो है वो दो कलर का होता है, एक है पर्पल, दूसरा है वाइट। ठीक है, एक फ्लावर है पर्पल, दूसरा फ्लावर है वाइट। पर्पल फ्लावर जो है, ये पर्पल कलर जो है ये
एंथोसाइनिन के कारण आता है। पिगमेंट है एंथोसाइनिन, इस एंथोसाइनिन के कारण ये पर्पल कलर स्वीट पी के फ्लावर को मिलता है। और सिर्फ पर्पल नहीं, एंथोसाइनिन पिगमेंट पर्पल कलर के लिए भी होता है, पिंकिश कलर के लिए भी होता है, पिंक टाइप के कलर, वायलेट के लिए भी होता है। जहाँ भी ये कलर होंगे आप समझ जाना कि ये एंथोसाइनिन के कारण है। ठीक है, तो एंथोसाइनिन मौजूद है, पर्पल कलर शो होगा। अब यहाँ एंथोसाइनिन के होने के लिए, एंथोसाइनिन के प्रेजेंस के लिए यहाँ पे कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। एंथोसाइनिन की प्रेजेंस डिपेंड करती है 2 जीन पे। एंथोसाइनिन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है 2 जीन पे, दैट इज़ जीन P एंड जीन C। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, जीन्स हैं। तो 2 जीन पे डिपेंड करेगा कि एंथोसाइनिन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 जीन कौन कौन से हैं, P और C हो गए। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, इसको थोड़ा समझना अब क्या हो रहा है यहाँ पे। ये इतना लिख लो, लथारिस ओडोरेटस स्वीट पी का हमने एग्जाम्पल लिया है। स्वीट पी में 2 फ्लावर्स पाए जाते हैं, ये दोनों फ्लावर के कलर्स हैं। ठीक है, फ्लावर के कलर्स हैं, एक पर्पल है और एक वाइट है। ठीक, पर्पल फ्लावर जो है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन प्रोड्यूस करने के लिए 2 जीन चाहिए, एक है जीन P और दूसरा है जीन C। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन वो जीन होते हैं, भले ही 2 अलग अलग जगह पे मौजूद हों, पर एक ही कैरेक्टर के लिए वो काम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। मतलब अगर इसमें से एक भी एब्सेंट होगा तो ये पर्पल कलर नहीं आएगा। P अगर एब्सेंट हो तो भी नहीं आएगा, C एब्सेंट हो तो भी नहीं आएगा। दोनों का डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना मस्ट है, कंपलसरी है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं। कोई प्रिकर्सर कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे एक कंपाउंड है। अब यहाँ पे सबसे पहले 2 जीन हमने देखे, P और C। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले इस प्रिकर्सर कंपाउंड पे एक्ट करेगा C। जब C इस पे एक्ट करेगा तो एक एंजाइम एक्टिवेट होगा जिसको हम बोलते हैं E1। ठीक है, ये जो C जीन है ये एक्ट करेगा कंपाउंड पे, तो एंजाइम रिलीज़ होगा E1। ये E1 एंजाइम जब रिलीज़ होगा तो एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजेन। एंजाइम जब एक्टिवेट होगा तो एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजेन, और ये क्रोमोजेन होगा वाइट कलर का। ये क्रोमोजेन किस कलर का होगा, वाइट कलर का। अब इस क्रोमोजेन पे, यहाँ पे और हम बात करें, क्रोमोजेन पे एक और कंपाउंड एक्ट करेगा। क्रोमोजेन पे कौन एक्ट करेगा, क्रोमोजेन पे आएगा जीन P। क्रोमोजेन पे आएगा जीन P और जीन P एक्टिवेट करेगा एंजाइम E2 को, और एंजाइम E2 जब एक्टिवेट होके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो होगा एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन क्या करता है, पर्पल कलर प्रोवाइड कराता है। इतना समझ में आया। कोई कंपाउंड है उस पे जीन C लग रहा है, जीन C जीन P, और ये हो गया आपका एंजाइम। तो यहाँ पे कंपाउंड है जहाँ पे जीन C लगा, एंजाइम E1 एक्टिवेट हुआ, उसने बना दिया क्रोमोजेन जो कि वाइट कलर का है। जीन P लगा, उसने एंजाइम E2 को एक्टिवेट किया, एंजाइम E2 को एक्टिवेट होने से बना एंथोसाइनिन जो कि पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे क्या है इन दोनों में से कोई भी अगर एब्सेंट हुआ, कोई भी, अगर मान लो कि यहाँ पे ये P नहीं बना, P था ही नहीं,
अगर P नहीं था तो कंपाउंड क्रोमोजन बन के छूट जाएगा, वाइट कलर ही मिलेगा, पर्पल बन ही नहीं पाएगा क्योंकि एंथोसायनिन ज़रूरी है। और अगर C नहीं होगा तो P के होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ना क्रोमोजन बनेगा, ना E2 एक्ट करेगा, ना एंथोसायनिन बनेगा। ये क्रोमोजन का बनना ज़रूरी है, क्रोमोजन के बनने के लिए C जीन का होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को याद रखना। यहाँ हो क्या रहा है, P और C दोनों का होना, वो भी कैपिटल P और कैपिटल C, ये याद रखना, कैपिटल P एंड कैपिटल C डोमिनेंट फॉर्म में दोनों का होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी रेसेसिव हो जाता है तो यहाँ पे जो पर्पल कलर है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब इसको हम इतना हमने समझ लिया। एक डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं और इसके बारे में और थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि किस तरह से इसको हम और अच्छे से थोड़ा समझ सकते हैं। एक डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं हम इसका, ठीक है। स्वीट पी का अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस बना है तो प्योर वैरायटी लेते हैं, प्योर पर्पल और प्योर वाइट। तो प्योर पर्पल जब हम लेंगे तो यहाँ पे PPCC, कैपिटल P कैपिटल C, और यहाँ पे स्मॉल p स्मॉल c, इनको करवाएंगे हम क्रॉस, ठीक है। इनको हम क्रॉस कराएं तो ये पर्पल वैरायटी है, ये वाइट वैरायटी है, ठीक है। ये जो है पर्पल वैरायटी है और ये वाइट वैरायटी है, ठीक है। इनको हमें करवाना है क्रॉस। तो हमें जो F1 जनरेशन में जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा। नॉर्मली डाईहाइब्रिड क्रॉस अगर आप जानते हो तो F1 जनरेशन अगर आपको पता होगा तो आपको क्या मिलेगा, पर्पल मिलेगा ना। यहाँ पे जिस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा, जो आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है वो पर्पल ही मिलने वाला है क्योंकि सब में से आपको यहाँ ये आ रहा है। तो ये हो गया आपका रिज़ल्ट F1 जनरेशन डाईहाइब्रिड क्रॉस का। डाईहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन में जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो पर्पल मिलेगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैपिटल P और कैपिटल C दोनों मौजूद है, ठीक है। दोनों मौजूद है तभी पर्पल कलर मिला है, ठीक। अब उसके बाद हम आते हैं F2 जनरेशन में, मतलब सेल्फिंग कराते हैं इनकी अब सेल्फिंग करवाते हैं। इनकी अब सेल्फिंग कराएंगे तो हमें रिज़ल्ट क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले सेल्फिंग कराएंगे तो एक रिज़ल्ट मिलेगा ये कैपिटल C कैपिटल P। दूसरा रिज़ल्ट मिल सकता है हमको कैपिटल C स्मॉल p। तीसरा रिज़ल्ट मिल सकता है स्मॉल c कैपिटल P। और चौथा रिज़ल्ट मिल सकता है स्मॉल c स्मॉल p, ठीक है। कैपिटल C कैपिटल P, कैपिटल C स्मॉल p, स्मॉल c कैपिटल P, स्मॉल c स्मॉल p, ठीक। ये हो गया। सेल्फिंग कराने के बाद हमें 4 रिज़ल्ट मिल गए। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कैपिटल C कैपिटल P मैंने पहले ही बोल दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री जीन वो जीन होते हैं, दोनों अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तभी वो कैरेक्टर शो होगा। यहाँ पे कैपिटल C कैपिटल P दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड, रिजल्टेंट जो फ्लावर बनेगा वो पर्पल बनेगा। यहाँ पे एक स्मॉल आ गया मतलब रिजल्टेंट कंपाउंड वाइट रहेगा, वो हो ही नहीं सकता कभी पर्पल। ये जो है वाइट रहेगा। एक भी अगर रेसेसिव आ गया तो वाइट। यहाँ भी सेम कंडीशन, वाइट। क्यों? क्योंकि C जो है रेसेसिव हो गया, सिर्फ P पर डोमिनेंट है, C रेसेसिव हो गया। और यहाँ तो दोनों ही रेसेसिव हैं तो ये भी वाइट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस था उसका जो फिनोटाइप रेशियो था वो क्या था, 9:3:3:1, ठीक है। 9:3:3:1 का रेशियो था। अब डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है, ठीक। डोमिनेंट 3 होता है और रेसेसिव 1 होता है। तो यहाँ पे देख लो, डोमिनेंट 3, यहाँ भी ये डोमिनेंट C और P दोनों डोमिनेंट है तो 3 × 3 ये हो गया 9। यहाँ पे ये डोमिनेंट 3 है, रेसेसिव 1 है, 3 1 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 3 है तो ये भी 3। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो ये भी 1।
तो रेशियो आ गया आपका 9:3:3:1 का। फिर से बता रहा हूँ, डोमिनेंट का 3 होता है, रेसेसिव का 1 होता है। तो 3 हो गया, सी का 3 हो गया, पी का, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है तो 3 × 3 यहाँ 9 हो गया। यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रेसेसिव तो 3 × 1 3। सेम यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रेसेसिव 3 × 1 3, और यहाँ पे दोनों रेसेसिव तो 1 × 1 ये 1 ही रह गया। पर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन के केस में ये 9:3:3:1 का रेशियो जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो 9 है वो तो रहेगा पर्पल के केस में, पर वाइट 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 ये तीनों मिलके ये 3 और ये 1 ये रेशियो आएगा 7 का। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आता है वो आ जाता है 9:7 का। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आ जाता है वो 9:7 का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसके हमने देखा कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो है एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। मतलब कि अगर एक भी जीन रेसेसिव फॉर्म में है तो वो उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, अब उसके आगे हम अगर देखें थोड़ा सा और, अगर हम देखें एक इसका एग्जांपल और होता है मेज़। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि पर्पल वाइट और वाइट किस तरह से होता है। यहाँ पे जब दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट होंगे तभी ये पर्पल प्रेजेंट होगा, नहीं तो कंप्लीटली डोमिनेंट होंगे तो पर्पल होगा। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कैपिटल सी स्मॉल पी है तब भी ये वाइट, स्मॉल सी कैपिटल पी तब भी वाइट। तो ये दोनों जो जीन्स हैं उन दोनों का डोमिनेंट फॉर्म में होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जांपल है मेज़, मक्का जो है उसके अंदर 3 जीन्स पाए जाते हैं। मेज़ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 जीन्स पाए जाते हैं, ए, सी और आर। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्पल कलर के लिए। तो ए, सी और आर तीनों जीन जब डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तभी मक्के के अंदर जो है पर्पल फ्लावर आएंगे, अदरवाइज़ पर्पल फ्लावर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमंस में भी होते हैं 2 जीन, ए और बी, हियरिंग के लिए और स्पीच के लिए। अगर ए और बी दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तभी हमारी हियरिंग अच्छी होगी और हमारी स्पीच अच्छी होगी। मतलब हम सुन भी अच्छे से सकते हैं, बोल भी अच्छे से सकते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जीन्स होते हैं ए एंड बी। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल है, मेज़ भी कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल है। एंड दिस जो हमने पढ़ा लेथारिस ओडोरेटिस, तो ये भी जो है स्वीट पी, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।